हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो से हम अपना चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1 का कंप्लीट वीडियोस का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप पहले चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम इसके दो पार्ट्स अपने पास, एक पार्ट में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये जो 12th क्लास में आपके पास चैप्टर नंबर 1 आएगा उसका बेस है। ठीक है, तो इसको इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। ठीक है, ताकि आपको 12th में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। रिलेशन को समझने से पहले जो बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होने वाली हैं उन डेफिनेशंस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखो रिलेशन वर्ड से आप कुछ समझ पा रहे होगे। रिलेशन वर्ड है ना, रिलेशन जैसे अभी तक जो हमने वर्ड सुना है, तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ते। जैसे वही फादर मदर का है ना, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है ना, मदर डॉटर का रिलेशन, टीचर सन का, स्टूडेंट का रिलेशन है ना। अभी तक हमने जो देखे, जो सोसाइटी में जो रिलेशंस होते हैं वो सब रिलेशंस हमने देखे। तो मैथ्स के अंदर रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन हमें स्टडी करना है कि मैथ्स के अंदर क्या होता है रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स में रिलेशन के बारे में सोचूं भी, तो देखो अपने पास मान लो कोई दो नंबर है ए और बी, कोई दो नंबर है ए और बी। ए और बी में क्या रिलेशन, मतलब क्या इनमें रिलेशन हो सकता है। ये मैंने कोई नंबर लिए हैं लेट, तो इनमें रिलेशन हो सकता है कि हो सकता है ए बी से बड़ा हो सकता है बी क्या हो, बी बड़ा हो ए से। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो सकता है दोनों इक्वल हो। ये रिलेशन हो सकता है ना दो नंबर्स के बीच में। ऐसे मान लो आपके पास कोई दो लाइन है L1 और L2, कोई दो लाइन है L1 और L2। इन दोनों लाइन में क्या रिलेशन हो सकता है, इन लाइन में रिलेशन हो सकता है कि दोनों क्या हो, पैरेलल हो। और हो सकता है एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है ना, कोइंसाइड करती हूँ। ठीक है, तो रिलेशन बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये रिलेशन पॉसिबल है हमारे पास। तो अब जब हमें बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़नी है, तो जो इसमें बेसिक टर्म्स यूज होंगे उन टर्म्स को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। तो जो अपने पास फर्स्ट डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन अपने पास आने वाली है ऑर्डर्ड पेयर की। क्लियर, किसकी भी आने वाली डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर। तो नाम से आप कुछ समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि भाई ऑर्डर में लगा हुआ है, कुछ ऑर्डर में लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसा पेयर है जो ऑर्डर में लगा हुआ है, कोई ऐसा पेयर है जो ऑर्डर में लगा हुआ है। तो देखो मान लो आपके पास क्या है, कोई दो एलिमेंट है, कोई मान लो एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को एलिमेंट को क्या किया, कोमा से सेपरेट किया और इनको ऐसे ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया। ऐसे ब्रैकेट में, जो अभी तक आपने देखा होगा, अभी तक आपका ये होता था ओपन इंटरवल है ना, आप इसको ओपन इंटरवल बोलते थे, बट वो अपन बोलते थे इंटरवल्स में पढ़ रहे थे तब। अब हम इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्यों, क्योंकि ये ए और बी एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये और दो है तो इसलिए क्या होगा, ये पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर, मान लो आपके पास कोई दो सेट है, कोई दो सेट अभी तक हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में सेट क्या होते हैं। दोनों सेट आपके पास नॉन एम्प्टी हैं, दोनों आपके पास नॉन एम्प्टी है। और मान लो ए एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। तो इसका हमें अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखना है ए बी का, वो आगे बताऊं कैसे बनेगा। तो ऐसे लिख देते हैं हम, यही ए कोमा बी है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर तो समझ में आ गया कि कोई दो आपके पास एलिमेंट है, उनको ब्रैकेट से आपने एनक्लोज किया और कोमा से सेपरेट कर दिया और एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब मान लो आपके पास कोई दो ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी और एक ऑर्डर्ड पेयर है सी कोमा डी। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, दूसरा है सी कोमा डी। कोई आपको ये कहे कि क्या ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं कभी, है ना, या पूछे कि इनकी इक्वलिटी की कंडीशन बताओ, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, ये इक्वल कब हो सकती है, ये इक्वल तभी हो सकती है जब पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट से इक्वल हो। मतलब ए बराबर हो सी के और बी बराबर डी, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तभी क्या होगा आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, तो इक्वलिटी की कंडीशन पता चल गई। अच्छा एक बात और,
किसी ने आपको दे दिया ए बी ऑर्डर्ड पेयर और एक ऑर्डर्ड पेयर दे दिया बी कोमा ए, कोई आपको कहेगी क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू। क्यों, क्यों भाई, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है ट्रू इक्वल होने के लिए कि पहला पहले के बराबर होना चाहिए, मतलब ए बराबर होना चाहिए बी के और दूसरा दूसरे के बराबर, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब ए बी आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे अगर इनको ऐसे लिख दें भाई, जैसे एक ऑर्डर पेयर लिख दिया 1 2, तो क्या ये 2 1 के बराबर थोड़ी ना है, 1 2 2 1 के बराबर नहीं है। क्लियर है आपको। तो इक्वलिटी की कंडीशन पता चल गई, जब पहला पहले की इक्वल हो दूसरा दूसरे की इक्वल हो, और ऑर्डर पेयर भी समझ में आ गया, ठीक है। बुक में भी आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन दिखा देती हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्लियर है आपको, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर का इसने बोल दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर लिए, एक ए बी लिया एक सी डी लिया, तो इनको इक्वल कब कहेंगे, आर सेड टू बी इक्वल इफ, कब, जब पहला पहले के बराबर, पहला पहले के और दूसरा दूसरे के बराबर, यही इसने बोल रखा है। क्लियर आपको, ठीक है। देन देखो कुछ रिमार्क से पढ़ लेते हैं। तो क्या कहता है, वर्ड ऑर्डर्ड पेयर इम्प्लाइज दैट द ऑर्डर इन विच द टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर अकर इन इज मीनिंगफुल। क्लियर कि भाई ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर लिया जाता है टू एलिमेंट्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए पेयर ऑफ सॉक्स एंड शूज द ऑर्डर इन विच दे आर पुट ऑन डज मैटर। ये कह रहे हैं कि अपने पास भाई सॉक्स और शूज है तो वो किस ऑर्डर के अंदर पुट ऑन पहने जाते हैं, ये मैटर करता है ना। भाई पहले सॉक्स पहनेंगे देन शूज पहनेंगे, है ना। ये थोड़ी ना पहले शूज पहनेंगे देन सॉक्स, तो वो एक ऑर्डर मैटर करता है अपना। क्लियर है। सेकंड में कह रहा था ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी आर डिफरेंट अनलेस ए इज इक्वल टू बी। ये कह रहा है कि ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर रहेंगे, कब तक, जब तक कि ए बराबर बी ना हो जाए, ठीक है। देन कह रहा था टू कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे बी इक्वल। कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर के जो दो कंपोनेंट होते हैं ना वो मतलब हो सकते हैं इक्वल हो आपस में, जैसे भाई ए कोमा बी हो सकता है ए बी आपस में इक्वल हो, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, नोट दैट ये देखो ए कोमा बी और ये करली ब्रैकेट है तो ये तो सेट बन गया, ये सेट है और ये आपके पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो कह रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी आप करली ब्रैकेट का यूज कर दो, करली ब्रैकेट का यूज करते ही सेट बन जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। बोल रखा है कि सिंस दिस इज सेट वेयर एज दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर आपको, ठीक है इतना। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है आपके पास, देखो प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, मीनिंग नाम क्या है इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो देखो प्रोडक्ट वर्ड से क्या समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट वर्ड से हम समझ पा रहे हैं कि भाई कि जैसे एक प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई दो नंबर उनका प्रोडक्ट करना, है ना, उनका प्रोडक्ट करना। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दो सेट का। अभी तक हम नंबर का प्रोडक्ट हमने सीखा हुआ है बचपन में, अब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीखेंगे। तो मान लो आपके पास कोई एक सेट है ए और एक सेट है बी, एक सेट है ए और एक सेट है बी। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो नोटेशन होगी वो होगी ए कोमा बी। क्या होगी, ए कोमा बी। ये क्या होता है, ये होता है ए कोमा बी, ये एक सेट ही आता है सच दैट, मतलब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए और बी आपने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं और उनके ए और बी सेट के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, उन दोनों से जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मान लो ए आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, नॉन एम्प्टी लिया था, ये ए ले लिया। और मान लो बी आपने ले लिया, कोई सेट ले लिया सी, डी। ये तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर भी कैसे आएंगे कि जो पहला एलिमेंट है ना वो पहले सेट से होना चाहिए, पहले सेट से, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे से। तो ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट पहले सेट से उठाएंगे। मान लो आपने 1 उठा लिया, पहला उठा लिया पहले सेट से, अब आपको दूसरे सेट से उठाना है और इस 1 की जिसके साथ भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है ना वो बनाओगे। तो 1 का भाई सी के साथ बन सकता है और 1 का डी के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है। क्लियर। अब भाई 1 हो गया, अब 2 भी तो हो सकता है, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर सी के साथ भी बन सकता है और 2 का ऑर्डर्ड पेयर डी के साथ भी बन सकता है। नेक्स्ट 3 बच गया, तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर आपका सी के साथ भी बन सकता है और 3 का ऑर्डर्ड पेयर आपका डी के साथ भी बन सकता है। क्या और कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, नहीं। तो ये आ गया आपके पास,
ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब कोई आपसे पूछे कि हमें तो बी क्रॉस ए चाहिए, हमें तो बी क्रॉस ए चाहिए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है? बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहला एलिमेंट आपको बी सेट से उठाना है, बी सेट से, और दूसरा एलिमेंट ए सेट से उठाना है। तो क्या हो जाएगा? बी सेट से मान लो आपने सी उठा लिया, सी का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन सकता है, सी का 2 के साथ बन सकता है, सी का 3 के साथ बन सकता है। नेक्स्ट देखो, डी आपका 1 के साथ बना सकते हैं, डी आपका 2 के साथ भी बना सकता है, और डी आपका 3 के साथ भी बना सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो देखो, क्या ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आए हैं? देखो, ए क्रॉस बी में 1 कोमा सी है, इसमें सी कोमा 1, क्या ये दोनों बराबर है? भाई नहीं है, जब तक सी 1 के बराबर नहीं होता नहीं होंगे इक्वल। ऐसे इसमें 1 कोमा डी है और इसमें डी कोमा 1 है, इसमें 2 कोमा सी, इसमें सी कोमा 2, इसमें 2 कोमा डी, इसमें डी कोमा 2, 3 कोमा सी, 3,3। तो ये तो इक्वल नहीं आए ना, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो। ये इक्वल कब हो सकते हैं? ये इक्वल कब हो सकते हैं? ये इक्वल तभी हो सकते हैं ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब ए सेट बी सेट के इक्वल हो जाए ना, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये बात क्लियर समझ आई आपको? ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, कोई भी 2 सेट दे देगा, प्रोडक्ट कर सकते हो कि भाई ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले सेट का एलिमेंट उठा लो, उसके दूसरे के साथ पॉसिबल पेयर, ऑर्डर्ड पेयर बना दो। बी क्रॉस ए तो भाई बी से उठा लो और उसके ए के साथ बना दो पॉसिबल पेयर। क्लियर आपको? और एग्जाम्पल लेती हूँ एक और। तो देखो, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपने एक ए सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट है आपके पास 2,3, और एक बी सेट लिया, इसमें मान लो आपके पास एलिमेंट है कुछ भी, मान लो x, y। तो वही आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा भाई? 2 ए पहले है तो ए का एलिमेंट पहले, तो 2 का बनाओ x के साथ, 2 का बनाओ y के साथ, हो गया। अब इसका 3 बच गया, 3 का बनाओ 3 का x के साथ, 3 का y के साथ, तो ये आ गया। क्लियर आपको? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आ गया। अब आपको ये कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, कि भाई कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? तो देखो, इसमें कितने आए? 4, इसमें 4 आए ए क्रॉस बी में। जो पिछले वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, पिछले वाला ए क्रॉस बी, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6। तो कुछ रिलेशन कर पा रहे हो? तो देखो, इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगी, इसमें 6 आ गए। ठीक है, सिमिलरली देखो, इसमें 2 थे, इसमें 2 थे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा, और 4 ही इसमें है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ए क्रॉस बी में, जो मतलब जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए क्रॉस बी में, कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, की ए के एलिमेंट की बी के एलिमेंट, जितने ए में एलिमेंट है उतने जितने बी में एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोई बी क्रॉस ए पूछे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेम प्रोसेस। क्लियर आपको? ठीक है, बुक में भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो, पहले बुक में डेफिनेशन देख लो, क्या कह रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट उठाने हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होना चाहिए। ए जो पहला सेट ए है वो ए से आएगा, बी आपका बी से आएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। फिर इसमें देखो, ये दे रखा है, इसने इसकी सेट की नोटेशन दे दी कि ए क्रॉस बी क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर है? फिर देखो, मैंने बताया था आपको कि जरूरी नहीं है ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल आई, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में इसमें मल्टीप्लाई क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटू ए, तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये बात मैंने बता दी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब तक इक्वल नहीं होंगे, जब तक ए बराबर बी ना हो जाए। ठीक है, फिर ए और बी अगर दोनों फाइनाइट सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो ये तो इक्वल ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि ए क्रॉस बी फाई है, मतलब ए क्रॉस बी, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया वो एम्प्टी सेट आया। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब ए और बी दोनों सेट कैसे हो? एम्प्टी हो, दोनों एम्प्टी हो। फिर कह रहा है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, और इन दोनों में से कोई, दोनों नॉन एम्प्टी है और दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो कह रहा है कि जो ए क्रॉस बी है ना, वो बी क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा।
क्लियर है, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट बनेगा। जैसे 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हो ना, ऐसे 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते। तीसरे में अपने पास ऐसे सी लिया है तो सी का और आ जाएगा अपने पास, ट्रिपलेट हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे इसका ऑर्डर्ड पेयर भी डिफाइन हो जाएगा, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा। अगर तीनों ए सेम हो जाएंगे तो तीनों मतलब ए का ही एलिमेंट आएंगे, ये ए बी सी तीनों ए से ही बिलोंग करेंगे। क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर रियल नंबर का सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आर विद इटसेल्फ, तो आर का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आर क्रॉस आर ही होगा भाई। आर रियल नंबर का वो है तो आर का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर होगा, और जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई आएगा वो क्या रहेगा, वो क्या रहेंगे, उसमें एक्स वाई आपके आर से बिलोंग करेंगे। अब नेक्स्ट बोल रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ। जैसे मान लो ए सेट है आपके पास 1,2 और बी सेट है आपके पास 3,4, तो ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बन जाएगा 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, यही बनेगा ना, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। क्लियर है, तो इनको ग्राफ से कैसे डिनोट करें, तो ग्राफ में देखो मान लो ये आपका ए सेट को डिनोट कर रहा है और ये आपका बी सेट को, तो 1 2, ठीक है, ए के अंदर 1 2 ये एलिमेंट है आपके, है ना। 3 आगे भी लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कोई नहीं, ए में तो अपना 1 2 है वैसे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस बी में कौन आया है 1,3, तो 1,3 कौन सा आएगा, ये आएगा 1,3, 1,4, 1,4 ये वाला आएगा 1,4, 2,3, 2,3 ये आएगा 2,3, देन 2,4, 2,4 ये आएगा, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। क्लियर है आपको, ठीक है। देन एक हम एरो डायग्राम से देखेंगे, एरो डायग्राम से कैसे होगा, एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम से देखो ए सेट है आपके पास, ए सेट है, ये बना दो ए के अंदर कौन है 1,2, फिर बी लिख बी बना दो ऐसे, बी में कौन है 3,4 बना दिया। अब देखो 1 किस किस के साथ रिलेट हो रहा है, 1 आपका बना रहा है 3 के साथ, 1 आपका बना रहा है 3 के साथ, और 1 किसके साथ जा रहा है 4 के साथ, तो ऐसे एरो से दिखा दो इसको, ठीक है, ऐसे एरो से दिखा दो। क्लियर, फिर देखो 2 आपका 3 के साथ जा रहा है, 2 आपका 3 के साथ जा रहा है, 2 आपका 4 के साथ भी जा रहा है, 2 आपका 4 के साथ भी जा रहा है, तो ये बन गया आपका एरो डायग्राम। क्लियर है ना, ठीक है। ऐसे जैसे ये था 1 2 3 सी डी, इसको कैसे बना दोगे भाई, मान लो ये ए सेट हो जाएगा, इसमें 1 2 3 हो जाएगा, दूसरा बी सेट है, बी सेट में कौन है सी और डी, तो ए क्रॉस बी कैसे दिखाओगे, तो ए क्रॉस बी देखो 1 जा रहा है सी पे, 1 जा रहा है सी पे, 1 जा रहा है डी पे, 1 जा रहा है डी पे, 2 सी पे, 2 सी पे, 2 डी पे, देन 3 सी पे और 3 डी पे, ये हो गया आपका ए क्रॉस बी का एरो डायग्राम। क्लियर है आपको, ठीक है। देखो इसने एक एग्जाम्पल लेके बुक में भी दिखा रखा है। देन कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, रिजल्ट्स अपने पास क्या क्या है, देखो एक रिजल्ट है वो क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस बी यूनियन सी ये इसके इक्वल होता है। देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, प्रूव कर सकते हो आप बुक में देख के इसको। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी बन जाएगा। ठीक है, देन अपने पास है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, बी का डी के साथ, इंपॉर्टेंट है ये, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बनेगा ए का सी के साथ इंटरसेक्शन क्रॉस बी का डी के साथ। ठीक है, देन एक रिजल्ट और है कि अगर ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है सी डी का, तो ए का सी के साथ जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो और बी का डी के साथ, तो वो भी आपस में क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रिजल्ट देखो, नेक्स्ट रिजल्ट में कह रहा है कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए इसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं। अगर ए बी का सबसेट हो तो ए क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास है इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ए बी के बराबर होगा। ठीक है, देन एक और है, उसमें क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये क्या होगा,
देखो बार कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, बार कॉम्प्लीमेंट जब अंदर आएगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा क्योंकि 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन आपका इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और सी का डबल कॉम्प्लीमेंट सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन कैसे खुलेगा, ए का बी के साथ क्रॉस यूनियन इंटरसेक्शन में बदल चुका है कॉम्प्लीमेंट की वजह से, और ए का सी के साथ, यही है देख लो। अब ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो देखो होल कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा और सी का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे अपने पास, ठीक है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से समझ आएंगे आपको। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.1 में फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, t। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर 6, 2 के बराबर है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे इसको। देखो क्या दे रखा है अपने को, एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है 2x, x प्लस वाई, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 6, 2 के इक्वल। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर की इक्वलिटी की क्या कंडीशन बताई थी कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए अगर इक्वल है तो, और दूसरा एलिमेंट दूसरे के, तो x प्लस वाई 2 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 यहाँ पुट करना, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। देखो कितना आसान था, सिंपली। देखो दूसरा ये है, दूसरा है, तो दूसरा क्या है आपके पास x प्लस 1, y माइनस 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये किसके इक्वल है, ये 3, 1 के इक्वल है। तो क्या होगा, देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर पहले के और दूसरा दूसरे के, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 के इक्वल, और y माइनस 2 हो जाएगा 1 के, दूसरा दूसरे के इक्वल, पहला पहले के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और y 2 उधर ऐड होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो कितना सिंपल है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी देखो बहुत आसान है, कैसे आसान है देखो दिखाते हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है आपका, वो ए क्या दे रखा है हमें 1, 3, 5, ठीक है, और बी हमें दे रखा है 2, 3। ए और बी 2 सेट दे रखे हैं, तो कह रहा है कि ये प्रूव करो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, देखो कितना आसान है। ए क्रॉस बी सिंपल, पहले ए का एलिमेंट आएगा बाद में बी का, तो ए का 1 ले लिया, तो 1 का 2 के साथ पेयर, 1 का 3 के साथ पेयर, देन इसका कौन रह गया 3 का 2 के साथ पेयर, 3 का 3 के साथ पेयर, देन इसका रह गया 5, तो 5 का 2 के साथ पेयर और 5 का 3 के साथ पेयर। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बी क्रॉस ए और ए निकालना है। तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, बी क्रॉस ए का मतलब है पहले बी का एलिमेंट देन ए का, तो बी का फिक्स कर दो 2, तो 2, 1, 2, 3, 2, 5, अब 3, 1, 3, 3 और 3, 5। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। ये दोनों बराबर है, नहीं, मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं है। 1, 3, 3, 1, बस ये एक ऑर्डर्ड पेयर इक्वल बना है भाई, बाकी तो इक्वल नहीं है ना। तो एक के होने से थोड़ी ना सेट इक्वल हो जाएगा भाई, 2 सेट, ये एक प्रकार से एक सेट, ये भी एक प्रकार से एक सेट है। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब हर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और हर एलिमेंट इक्वल होना चाहिए दोनों का, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर, ये चीज़ प्रूव करनी थी हमें, हो गई, सिंपल है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े आसान क्वेश्चन है इसके हमारे पास, ठीक है, इजीली हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को कि ए सेट दे दिया अपने को, बी सेट दे दिया, सी दे दिया, तो हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो देखो हमें क्या करना है, ए इसने दे दिया 1, 2, 3, बी इसने दे दिया 3, 4, और सी इसने दे दिया 4, 5, 6। तो हमें देखो, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। तो ये निकालने के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, या ए लिख लो। ए क्या है आपके पास, ए 1, 2, 3, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट लिख दो। तो बी और सी में कॉमन कौन है, 3 नहीं है, 4 कॉमन है सिर्फ। तो अब इन दोनों सेट का कार्टेशियन करना है भाई, ये तो एक सेट आ गया, ये वाला सेट आ गया। अब इन दोनों का कार्टेशियन कर दो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। देखो कितना सिंपल है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो बी यूनियन सी के साथ, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये करना है। तो ए आपके पास वही 1, 2, 3 है, क्रॉस बी यूनियन सी क्या है, बी और सी का यूनियन। तो ये क्या आएगा, ये बन जाएगा 3, 4, 5, 6, यही बन जाएगा।
इनका कार्टिजन करना है, कर दो सिंपली। क्या हो जाएगा, 1 का बनाओ 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ पेयर, 1 का 5 के साथ पेयर, 1 का 6 के साथ पेयर। अब 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 4 के साथ पेयर, 2 का 5 के साथ पेयर, 2 का 6 के साथ पेयर। अब 3 का 3 के साथ पेयर, 3 का 4 के साथ पेयर, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। सिंपल, कितना आसान था, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है आपको, इफ a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर और x लेस देन होना चाहिए 2। देखो a क्या कह रहा है, a के अंदर वो सारे x आएंगे जो होल नंबर से बिलोंग करेंगे, और एक कंडीशन और दे दी कि वो जो x जो होल नंबर है ना वो 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा होल नंबर कौन कौन है, एक 0 एक 1 है ना। एक 0 एक 1, 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 एलिमेंट आए सिर्फ, ठीक है। देन b देखो, b के बारे में क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x 1 से बड़ा 5 छोटा। कह रहा है कि x में वो नेचुरल नंबर आएंगे जो 1 से बड़े हैं, मतलब 2 3 4 और 5 से छोटे, तो बस 4 तक ही आएंगे। फिर सी सेट इसने खुद दे रखा है 3,5। अब कह रहा है a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सॉरी इंटरसेक्शन। तो a क्या है आपके पास 0,1, b और c में कॉमन क्या है, b और c में कॉमन 2 नहीं है, 3 कॉमन है सिर्फ। तो इसकी सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर 0 का 3 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर 1 का 3 के साथ। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। अब सेकंड पार्ट में वही यूनियन a क्रॉस b यूनियन c, तो a आपके पास वही 0,1, इसकी यूनियन b और c की यूनियन क्या हो जाएगी 2, 3, 4, 5। ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हो, इजिली कर सकते हो आप, तो है ना, आसान है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए सेट आपके पास 1, 2, 3 है, बी 2, 3, 4 है और सी 4, 5 है। इसका एक पार्ट करवाऊंगी, दूसरा अपने आप से खुद से करोगे, ठीक है। तो ए क्या दे दिया 1, 2, 3 दे दिया, बी दे दिया 2, 3, 4 और सी दे दिया 4, 5। तो हमें कह रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होना चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ये इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए क्या है आपके पास 1, 2, 3, इसका क्रॉस लेना है, मतलब कार्टिजन लेना है किसके साथ, बी और सी के कॉमन एलिमेंट के साथ। तो बी और सी का कॉमन कौन है, कॉमन सिर्फ 4 है, तो इसका कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होगा 1 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करो। राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी लिखो, ए क्रॉस बी डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो क्या होगा 1 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 1 का 4 के साथ। देन 2 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। देन 3 का 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर और 3 का 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी लिख दिया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और लिखो इंटरसेक्शन। देखो जगह नहीं थी ना इसलिए मैंने नीचे लिख रही हूँ। तो ए क्रॉस सी, ए और सी का, तो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 का। अब इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन एलिमेंट लेना है इंटरसेक्शन। तो कॉमन देखो 1,4 भाई दोनों में, तो लिख दो क्या आ जाएगा 1,4 वाला ऑर्डर्ड पेयर आएगा। देन 1,3 है, दोनों में नहीं है, 1,2 भी नहीं है, 1,3 भी नहीं है, 1,4 लिख लिया। 2,2 दोनों में नहीं है, 2,3 दोनों में नहीं है, 2,4 दोनों में, 2,4 तो लिख दो 2,4। देन 3,2 नहीं है, देन 3,3 नहीं है, 3,4 दोनों में और 2,5 भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो क्या आ गया 3,4। देखो इसमें भी आपका यही था 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, तो आगे इक्वल। सेकंड पार्ट में सिंपली आपको यूनियन के साथ दिखा देना, इजी हो जाएगा, ठीक है। 6 भी देखो कितना आसान है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, वेरीफाई करना है भाई यूनियन ले लेना पहले, इसका यूनियन में आ जाएगा 4, 5, उसका ए के साथ कार्टिजन। देखो कितना आसान है, कर दोगे तो आप, है ना। या सेकंड चलो थर्ड पार्ट करके दिखा देती हूँ, 6 का थर्ड पार्ट। देखो 6 के थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास ए क्रॉस ए, क्या है आपके पास ए है 1, 2, 3, डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्रॉस बी माइनस सी का क्या है बी में से सी के एलिमेंट हटा दो। तो क्या बी में सी का कोई एलिमेंट बैठा, कोई नहीं बैठा, तो इसमें 4 आ जाएगा ये। तो ये क्या बनेगा ऑर्डर्ड पेयर 1,4, 2,4
और 3,4। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। अब राइट हैंड साइड और कर दो। राइट हैंड साइड में देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए और बी का कार्टेशियन ले लो तो क्या आएगा 1 1 4 2 4 3 4, है ना, माइनस ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ कार्टेशियन ले लो तो क्या आएगा 1,5 2,5 और 3,5। अब क्या करना है, इस कार्टेशियन में से ये हटाना है। तो क्या कोई एलिमेंट इसमें मतलब इसके अंदर इसका कोई एलिमेंट बैठा है, कोई नहीं बैठा। तो सिंपली क्या आ जाएगा 1,4 2,4 3,4। बड़े आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है भाई, अपने आप करो। ठीक है, और कमेंट करके बताओ किस किसने किया, किस किसने नहीं किया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा आसान है, मुझे लग रहा है सारे आप ही कर लोगे। ठीक है, पर चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ए में देखो 8 में क्या बोल रहा है, ए सेट दे दिया 2,3, बी दे दिया 6,8, सी दे दिया 1,2 और डी दे दिया 6,9। देखो इसमें क्या करना है, इसमें करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये बराबर दिखाना है किसके, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी, ये दिखाना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगी। पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी क्या निकलेगा 2 का 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, 2 का 8 के साथ, 3 का 6 के साथ और 3 का 8 के साथ। ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब सी क्रॉस डी निकालो। सी क्रॉस डी का मतलब क्या है, सी का डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 का 6 के साथ, 1 का 9 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 9 के साथ। अब क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। देखो 2,6, हाँ ये दोनों में कॉमन है, लिख दो 2,6, 2,8 नहीं है, 3,6 नहीं है, 3,8 नहीं है, तो और कोई भी कॉमन नहीं, सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट मिला। अब हमें निकालना है ये राइट हैंड साइड में पहले तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए और सी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है। फिर हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा अपने पास, बी और डी में कॉमन है भाई 6। अब क्या लेना है, इनका कार्टेशियन लेना है। लिख दो सिंपल, कितना है कार्टेशियन, तो क्या आएगा इन दोनों का कार्टेशियन भाई 2,6 8 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर ये। तो देखो दोनों बराबर हो गए, है ना, यही प्रूव करना था हमें। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर 2 सेट्स इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी हैज 6 एलिमेंट। क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी में है ना 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, कह रहा है ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट अपने को दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एक तो 1,3 दे रखा है, एक 2,5 दे रखा है और एक 3,3। तो फाइंड रिमेनिंग एलिमेंट। इस ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं, 3 हमें दे रखे, तो बाकी रिमेनिंग बताने हमें। अच्छा अब रिमेनिंग, अब तुम ध्यान से सुनो भाई, ए क्रॉस बी इसका मतलब जो ए इस कार्टेशियन में जो पहला एलिमेंट बैठा है वो ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का बैठा है। तो पहले ए का एलिमेंट ढूंढो। ए सेट में के एलिमेंट कौन कौन होंगे, ए का एलिमेंट 1 होगा, ए का एलिमेंट 2 होगा और ए का एलिमेंट 3 होगा। सॉरी ये नहीं आएगा ब्रैकेट, ये ए सेट हो गया। अच्छा बी सेट में कौन कौन आया होगा, बी सेट में भाई 3 आया होगा, बी सेट में 5 आया होगा। ये ए और बी के एलिमेंट आ गए, ए और बी के एलिमेंट आ गए, हमने देख के निकाल लिया ना। ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए का है, दूसरा एलिमेंट बी का, तो एलिमेंट ए का हो गया 1 2 3 और बी का हो गया 3 5। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, इनकी कार्टेशियन ए क्रॉस बी में तो 1 3 आएगा, 1 3 लिखा हुआ है, 1 5 आएगा, 1 5 नहीं लिखा हुआ तो एक 1 5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब 2 3 के साथ आएगा, नहीं लिखा, 2 3 आएगा, फिर 2 का 5 के साथ ऑलरेडी है, 3 का 3 के साथ लिखा हुआ है, 3 का 5 के साथ, तो ये 3 मिसिंग है, ये 3 आ जाएंगे, है ना। सिंपल, देख लो कितना इजी है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है अपने को, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है ए बी का सबसेट है, तो अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी भी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा, ये प्रूव कर रहा है। तो प्रूफ देखो मैंने बता रखा है, कोई एक सेट आपको दूसरे का सबसेट दिखाना हो तो क्या कर दो, पहले में से एलिमेंट उठाओ और उसको दूसरे में बिलोंग करवा दो।
पहले में से एलिमेंट उठाओ, दूसरे में बिलोंग करवा दो। तो लेट ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर ही बैठे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ही तो एलिमेंट होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे, इसका मतलब ए से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है। अब ये चीज़ और देख लो, जो ए है वो बी का सबसेट है, मतलब ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, तो जो ए का हर एलिमेंट है, ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये छोटा सेट है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। वाई? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये रीजन लिख दोगे साइड में। तो ये क्या हो गया, इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बना दो अपना ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा सी बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस सी को मतलब ए कोमा सी को ए क्रॉस सी से उठाया और बी क्रॉस सी में दिखा दिया। तो 10 फॉर एनी ए कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी वी हैव ए कोमा सी बिलोंग्स बी क्रॉस सी। दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस सी क्या हो गया, सबसेट हो गया बी क्रॉस सी का। कितना सिंपल है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो गया। ठीक है, तो सिंपल इजी है, हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ अपनी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। ठीक है, अब आगे जो अगली एक्सरसाइज आएगी, इसमें तो हमने तो रिलेशन की डेफिनेशन नहीं समझी, इसमें सिर्फ हमने ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये समझा था। अगली एक्सरसाइज में रिलेशन समझेंगे। तब तक आप इस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो की, इसमें जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।